हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री में चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 की शुरुआत करेंगे इस टॉपिक से, सामाजिक परिवर्तन का युग। एक युग आया जो कि सामाजिक परिवर्तन का युग था। उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव हमने पिछले पाठ में पढ़ा। फ्रांस के सामाजिक स्थिति के बारे में, वहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में, जिसकी वजह से फ्रांसीसी क्रांति हुई और फ्रांस में बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला। उस फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव सिर्फ फ्रांस में ही नहीं पड़ा, बल्कि पूरी दुनिया में पड़ा। क्या पड़ा उस पूरी दुनिया में उस फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव? स्वतंत्रता। जिस तरह से फ्रांस के लोगों में स्वतंत्रता की भावना आई थी, वो अपने आप को कहीं ना कहीं परतंत्र मान रहे थे और स्वतंत्रता हासिल करने के लिए उनके अंदर एक जागरूकता आई। उसी तरह की स्वतंत्रता को हासिल करने की जागरूकता पूरी दुनिया में है। दुनिया में जो भी देश उपनिवेश थे, यूरोप के अधिकांश देश उपनिवेशक देश थे और दुनिया के अधिकांश देशों को उन्होंने अपना उपनिवेश बना रखा था। उत्तरी अमेरिकी महादेश के देशों को, दक्षिणी अमेरिकी महादेश के देशों को, अफ्रीकी महादेश के देशों को, एशिया महादेश के देशों को उन्होंने अपना उपनिवेश बना रखा था। दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, दुनिया के बहुत सारे देश किसी न किसी यूरोपीय देश के उपनिवेश थे। हमारा देश भारत भी ब्रिटेन का उपनिवेश था। भारत का एक छोटा सा हिस्सा पुर्तगाल का भी उपनिवेश था। हमारे ही भारत का एक छोटा सा हिस्सा फ्रांस का भी उपनिवेश था। श्रीलंका ब्रिटेन का उपनिवेश था। म्यांमार ब्रिटेन का उपनिवेश था। ऐसे तमाम देश थे जो किसी न किसी यूरोपीय देश के उपनिवेश थे। कोई फ्रांस का था, कोई ब्रिटेन का था, कोई पुर्तगाल का था और इस तरह से किसी न किसी देश के उपनिवेश थे। उपनिवेशक उपनिवेश को एक तरीके से अपना गुलाम बनाकर रखे थे, तो उपनिवेशों को हम गुलाम देश कह सकते हैं। तो गुलाम देश के जो नागरिक थे वो भी गुलाम थे, परतंत्र थे, दूसरे देशों के बर्बरतापूर्ण शासन के अधीन थे और वे लोग भी अब फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर के अब स्वतंत्रता के लिए सोचने लगे। उनके अंदर भी स्वतंत्रता की भावना जगने लगे। इस तरीके से फ्रांसीसी क्रांति से उभरा हुआ ये कंसेप्ट स्वतंत्रता का पूरी दुनिया में फैल गया। समानता, फ्रांस में समानता नहीं थी। पूरा का पूरा फ्रांस 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तीनों ही स्टेट्स में काफी अंतर था। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग काफी संपन्न थे। उनको कई सारे जन्मजात, जन्म के कारण, क्योंकि उन्होंने जन्म लिया था फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट में, इसलिए उनको बहुत सारे विशेषाधिकार प्राप्त थे जो कि थर्ड स्टेट के लोगों को नहीं थे। थर्ड स्टेट के लोग दबे कुचले थे, गरीब थे। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों के द्वारा उनके ऊपर बहुत सारी जातियां की जाती थी, बहुत सारे अन्याय किए जाते थे।
राजनीतिक तौर पर भी उनको समानता नहीं थी। थर्ड स्टेट के लोगों को फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों के बराबरी का हक नहीं था। राजनीतिक स्तर पर भी, आर्थिक स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी, हर मायने में वहां पर एक दीवार खड़ी थी इन स्टेट्स के बीच में। ऐसे में वहां पर फ्रांसीसी क्रांति में समानता का कंसेप्ट आया। उस क्रांति ने समानता पर भी जोर दिया कि देश के तीनों ही स्टेट्स के लोगों को एक समान माना जाए, एक समान उनको मान मर्यादा मिले, एक समान सामाजिक स्थिति मिले, एक समान राजनीतिक अधिकार मिले। इस तरह से समानता के लिए वहां पर लड़ाई उस क्रांति के दौरान लड़ी गई थी और बहुत हद तक फ्रांस के लोगों को उस क्रांति में स्वतंत्रता और समानता दोनों में सफलता हासिल हुई। वहां से ये चला हुआ कंसेप्ट समानता का पूरी दुनिया में फैला और दुनिया के अन्य देशों में भी यही हालात थे। हालांकि स्टेट्स में डिवाइडेड नहीं थे दुनिया के अन्य देश, लेकिन अन्य देशों का समाज भी ऊंच नीच और अमीर गरीब के रूप में बंटा हुआ था। कई सारे धर्मों के मानने वाले लोग थे। धर्मों में बहुत सारी जातियां थी, कोई ऊंची जाति थी, कोई मध्यम जाति थी, कोई निम्न जाति थे। उन सब के बीच में ऊंच नीच छुआछूत का भेदभाव था। सबको समान सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। संपत्ति का बंटवारा भी समान नहीं था। इसलिए दुनिया के अन्य देशों के लोग भी अब समानता की बात करने लगे। फ्रांस में राजतंत्र था और राजतंत्र से तंग आकर के ही लोग उस तरह की शासन पद्धति से हट करके एक अलग तरह की शासन पद्धति लाना चाहते थे, लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे। और अस्थायी ही सही, लेकिन फ्रांस में लोकतंत्र का स्थापना हुई। यह कंसेप्ट भी, लोकतंत्र का कंसेप्ट भी दुनिया के अन्य देशों में पहुंचा। दुनिया के अन्य देश भी अब लोकतंत्र की तरफ कदम बढ़ाने लगे। मानवाधिकार, मानव का अधिकार, इसकी चर्चा फ्रांसीसी क्रांति के दौरान खूब हुई और क्रांतिकारियों ने मानवाधिकारों की मांग की और बहुत हद तक उनको मानवाधिकार प्राप्त भी हुए। फ्रांस की फ्रांसीसी क्रांति से निकला ये टर्म, निकला ये कंसेप्ट मानवाधिकार दुनिया के अन्य देशों में भी पहुंचा। वहां भी अब मानवाधिकारों की मांग होने लगी, उस पर चर्चा होने लगे। मताधिकार, जिस तरह से फ्रांस में राजतंत्र था, एक ऐसा शासक जिसे जनता नहीं चुनती थी, जिसे जनता हटा नहीं सकते थे, जिसके शासन के खिलाफ जनता आवाज नहीं उठा सकते थे। कमोबेश इसी तरह के हालात दुनिया के अन्य देशों में भी थे। लोगों को अब अधिकार नहीं था अपना सरकार चुनने के लिए, अपने सरकार के खिलाफ किसी भी तरह का आवाज उठाने के लिए और अपनी सरकार बदलने के लिए भी लोगों के पास अधिकार नहीं था। अब फ्रांस से निकला हुआ यह कंसेप्ट मताधिकार, यानी कि मत का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, अपनी पसंद का सरकार चुनने का अधिकार, सरकार के प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार जनता के पास हो, इस अधिकार की मांग फ्रांस से जो शुरू हुई फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, वो दुनिया के अन्य देशों तक पहुंचे। दास प्रथा का उन्मूलन, यह भी फ्रांसीसी क्रांति का एक हिस्सा था। दास प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें इंसानों को वस्तुओं की तरह या जानवरों की तरह खरीदा और बेचा जाता था। बेचने वाले उनको अपने स्वार्थ के लिए, ज्यादा से ज्यादा मुनाफे के लिए, उनको डराकर, धमकाकर, बहलाकर, फुसलाकर, किसी भी तरीके से उनको अपने कब्जे में लेकर व्यापारियों के हाथ बेचते थे। वो व्यापारी अगले किसी व्यापारी को बेचते थे और वो व्यापारी फिर उन लोगों को बेचते थे जो लोग उनको खरीद कर अब उनसे काम लेते थे अपने खेतों में,
अपने कारखानों में, अपने घरों में, और उनको खरीदने के बाद दास कहते थे उनको, और ये प्रथा चली आ रही थी। तो उस दास प्रथा के उन्मूलन का कॉन्सेप्ट फ्रांस में शुरू हुआ, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान शुरू हुआ, और वहां पर दास प्रथा धीरे धीरे खत्म होने लगी। तो कमोबेश दुनिया के अन्य देशों में भी दास प्रथा थी। कहीं दास बेचे जाते थे, कहीं दास खरीदे जाते थे। अब दुनिया के अन्य देशों में भी उस दास प्रथा को खत्म करने के लिए प्रक्रिया चलने लगी, चर्चा चलने लगी। सामाजिक संरचना में परिवर्तन, जिस तरह से फ्रांस की सामाजिक संरचना पहले थी, उसमें परिवर्तन फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लाया गया। उसी तरह से दुनिया के अन्य देशों में भी सामाजिक संरचना में परिवर्तन की चर्चा होने लगे। कुल मिलाकर के फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो जो प्रक्रियाएं हुई, जो जो नए कॉन्सेप्ट उभरे, जिन जिन बातों पर चर्चाएं वहां हुई, जिन जिन बातों पर थोड़ी या ज्यादा सफलताएं वहां मिली, उसके सकारात्मक प्रभाव देखने के लिए मिले, उन सभी विचारों को, उन सभी कॉन्सेप्ट्स को दुनिया के अन्य देशों ने भी अपनाया। दुनिया के अन्य देशों में भी वो कॉन्सेप्ट फ्रांस से चल करके पहुंचे, दुनिया के अन्य देशों ने भी उसको अपनाया और उस पर लोग काम करने लगे, चर्चा करने लगे, और वैसे ही क्रांति के लिए दुनिया के अन्य देशों में भी योजनाएं बनने लगे। ये था फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, यानी कि कहीं ना कहीं फ्रांसीसी क्रांति से उभरे हुए कंसेप्ट क्या कर रहे थे, सामाजिक परिवर्तन कर रहे थे। और यह एक युग चल पड़ा कि फ्रांस ही क्यों, दुनिया के अन्य देशों में भी सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए। उस युग की हम चर्चा कर रहे हैं। उस सामाजिक परिवर्तन के कुछ समर्थक थे। आज हम चर्चा बाकी दुनिया पर कम, यूरोप में ही ज्यादा करेंगे, जिस यूरोप महादेश का देश फ्रांस था, जहां से ये फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और जहां से उस फ्रांसीसी क्रांति ने अपने प्रकाश इन कॉन्सेप्ट्स के रूप में दुनिया तक फैलाए। तो यूरोप में सामाजिक परिवर्तन के 3 समूह थे जो कि इसका समर्थन करते थे। एक समूह था उदारवादी लोगों का, दूसरा था रेडिकल लोगों का, और तीसरा था रूढ़िवादी लोगों का। ये तीनों ही समूह एक दूसरे से भिन्न विचारधारा रखते थे और एक दूसरे से अलग तरीके से अपने अपने समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे। बात करें उदारवादियों की, तो उदारवादी चाहते थे सभी धर्मों को बराबर सम्मान व जगह मिले, यानी कि उनके देश में जितने भी धर्म हैं उन सभी को एक बराबर सम्मान मिले और एक जैसा जगह मिले। सामान्य में यूरोप में ही कई देश थे जो किसी एक विशेष धर्म विशेष को ही महत्व देते थे, धर्म विशेष को ही जगह देते थे, और उसके अलावा अन्य धर्म को वो हीन नजर से देखते थे और कई बार उनके साथ दुराचार भी करते थे। कोई कैथोलिक चर्च का समर्थक था तो कोई गैर कैथोलिक था, कोई यहूदी समर्थक था, कोई गैर यहूदी समर्थक था। ऐसे थे वहां के हालात। पर यह उदारवादी चाहते थे कि उनके देश में जितने भी धर्मों के मानने वाले लोग हैं, चाहे वो उनकी आबादी कितनी भी क्यों नहीं हो, कोई बहुसंख्यक है, कोई अल्पसंख्यक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन सभी धर्मों को एक जैसा, एक बराबर का सम्मान मिलना चाहिए और एक जैसा, एक बराबरी का स्थान भी मिलना चाहिए, जगह भी मिलना चाहिए। ऐसा
उदारवादी चाहते थे। उदारवादी चाहते थे कि वंश आधारित जो सत्ता है उसका अंत हो। क्या था? राजतंत्र चला आ रहा था, वो ऐसा राजतंत्र जो वंश आधारित था। एक व्यक्ति राजा था, तो उसके बाद उसका बेटा राजा, फिर उसके बाद उसका बेटा राजा, फिर उसके बाद उसका बेटा राजा, फिर उसके बाद उसका बेटा राजा, और ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रक्रिया चल रही थी। चाहे आने वाली वंशज अंधी हो, बहरी हो, गूंगी हो, कानी हो, लंगड़ी हो, लुल्ली हो, चाहे जैसे भी हो, योग्य हो या योग्य हो, राजा का पुत्र है, यानी कि राजपुत्र है, तो वो भी राजा बनेगा। इसी वंश आधारित सत्ता का विरोध करते थे ये उदारवादी लोग। ये चाहते थे कि ये सत्ता वंश आधारित नहीं होना चाहिए, योग्यता आधारित होना चाहिए, और योग्य व्यक्ति ही सत्ता में आना चाहिए, और वो भी सिर्फ अपनी योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि जनता के मत के आधार पर भी। योग्यता के साथ साथ उसको जनता का मत भी प्राप्त होना चाहिए, और व्यक्ति अधिकारों की रक्षा भी वो चाहते तो उदारवादी, यानी कि व्यक्तियों को अधिकार प्राप्त हो, मौलिक अधिकार प्राप्त हो, जो किसी भी व्यक्ति को अपने जिंदगी को सही ढंग से जीने के लिए आवश्यक है, वो अधिकार उनको दिए जाए, और साथ साथ उन अधिकारों की रक्षा भी की जाए, ताकि कभी भी किसी भी सूरत में कोई दूसरी जो ताकत है वो उनके अधिकारों का हनन ना कर सके, कोई असामाजिक तत्व उनके अधिकारों का हनन ना कर सके, उनके अधिकारों को छीन ना सके, उनके अधिकारों को कम ना कर सके। ऐसे वो चाहते थे कि उनके अधिकारों की रक्षा भी हो। इस कला में जो सरकार हो निर्वाचित हो, यानी कि चुनी गई सरकार हो, और उसको चुनने के लिए समूहों के द्वारा चुना जाए, यानी कि यहां पर निर्वाचित जो सरकार हो वो समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित हो। निर्वाचन जो हो वो समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित हो, ऐसा उदारवादी समूह के लोग चाहते थे। न्यायपालिका हो और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका हो, वेल ट्रेंड हो, ताकि वो जो न्याय करे वो बिल्कुल सटीक न्याय करे। वोट का अधिकार तो मिले, यानी कि वोट डालने का, पर कहा था ना समूह प्रतिनिधित्व आधारित निर्वाचित सरकार होनी चाहिए, यानी कि सरकार तो निर्वाचित की जाएगी, जनता के द्वारा चुनी जाएगी, तो फिर कौन जनता जाएगी उनको चुनने, वोट कौन डालेगी? किसी को तो वोट का अधिकार मिलेगा, वही तो वोट डालेगी ना सरकार को चुनने के लिए, सरकार के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए। तो जिनको वोट देने का अधिकार मिले वो सिर्फ संपत्तिधारियों को मिले, यानी कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिले, ऐसा उदारवादी चाहते थे। यानी कि गरीबों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में उदारवादी लोग नहीं थे। और यहीं से यह पता चलता है कि वो निर्वाचित सरकार तो चाहते थे, पर पूर्ण लोकतंत्र नहीं चाहते थे। पूर्ण लोकतंत्र तो तभी आएगा ना जब देश के समाज में रहने वाले हर एक वर्ग को, स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, मध्यम वर्ग हो, कैसा भी हो, सबको वोट डालने का अधिकार हो, अपनी सरकार चुनने का अधिकार हो, अपनी सरकार बदलने का अधिकार हो, तभी तो पूर्ण लोकतंत्र होगा। और इसीलिए तो कहते हैं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार होती है जो लोगों के लिए, लोगों द्वारा चलाई गई सरकार होती है। तो यहीं पर तो लोगों की छंटनी हो गई कि वोट तो केवल संपत्तिधारी ही दे सकते हैं, तो जाहिर सी बात है चुनाव भी केवल संपत्तिधारी ही लड़ेंगे, तो बाकी गैर संपत्तिधारियों को तो इसमें कोई अधिकार ही नहीं मिला। यानी कि यहां पर पूर्ण लोकतंत्र नहीं आया। जो वो लोकतंत्र चाहते थे, जो निर्वाचित सरकार चाहते थे, वो अपूर्ण लोकतंत्र था, आधा अधूरा लोकतंत्र था।
अब देखते हैं कि रेडिकल लोग भी सामाजिक परिवर्तन के समर्थक तो भी चाहते थे कि समाज में परिवर्तन तो होना ही चाहिए, पर उनके हिसाब से समाज में क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए उसको देखते हैं कि उनके आधार पर भी यही था कि निर्वाचित सरकार ही होनी चाहिए, यानी कि सरकार तो जनता द्वारा चुनी ही गई ही होनी चाहिए, वंश आधारित सत्ता नहीं होनी चाहिए, ये रेडिकल भी चाहते थे, जैसा कि उदारवादी चाहते थे। पर अंतर क्या था, उदारवादी जो चाहते थे कि उनकी निर्वाचित जो सरकार हो समूह प्रतिनिधित्व के आधार पर हो, जबकि रेडिकल चाहते थे कि उनकी जो निर्वाचित सरकार हो वो बहुमत आधारित हो, यानी कि देश के सभी लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार हो, यानी कि यहां पर सभी को वोट देने के अधिकार की चर्चा बात हो रही है। स्त्री पुरुष है ना, सबको, संपत्तिधारी और गैर संपत्तिधारी यानी कि अमीर और गरीब, सबको, उस देश के समाज में रहने वाले हर तबके के, हर वर्ग के लोगों को वोट देने का अधिकार हो और सर्वाधिक लोग जिसको चुने उसी की सरकार हो, यानी कि बहुमत आधारित निर्वाचित सरकार ये चाहते थे। यानी कि इनका जो झुकाव था वो पूर्ण लोकतंत्र की तरफ था। ये महिला मताधिकार भी चाहते थे, उसी में मैंने आपको समझाया, ये विशेषाधिकार के खिलाफ थे। ये नहीं चाहते थे कि समाज के किसी भी तबके को उसके जन्म के आधार पर कुछ विशेषाधिकार दिया जाए। जैसे कि फ्रांस में आपने देखा था कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को बहुत सारे विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे कि उनको टैक्स नहीं भरना था, ये एक विशेषाधिकार था। ये लोग, रेडिकल समूह के लोग, किसी भी तरह के विशेषाधिकार के खिलाफ थे और कुछ लोगों के पास संपत्ति का संकेंद्रण हो, इसके भी वे खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि देश की जो संपत्ति है वो देश के मुट्ठी भर लोगों के हाथों में हो। वो चाहते थे संपत्ति का बंटवारा हो और देश के सभी लोगों के पास संपत्ति हो। तो ये थे रेडिकल के द्वारा। अब हम देखते हैं कि रूढ़िवादी लोग भी थे, वो भी सामाजिक परिवर्तन चाहते थे, पर वो कैसा सामाजिक परिवर्तन चाहते थे? वो चाहते थे कि अतीत को पूरी तरह ठुकराया न जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। रूढ़िवादी भी चाहते थे, हालांकि शुरू में रूढ़िवादी जो थे वो बिल्कुल भी सामाजिक परिवर्तन के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे, तनिक भी नहीं चाहते थे कि सामाजिक परिवर्तन हो। लेकिन समय जब गुजरता गया तो एक वक्त आया जब उनको भी एहसास हुआ कि नहीं, सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए, सामाजिक परिवर्तन जरूरी है। अब जब वो सामाजिक परिवर्तन के पक्ष में आए तब उनका कहना था कि सामाजिक परिवर्तन तो हो लेकिन धीरे धीरे हो, है ना, और जो अतीत है उसको पूरी तरह से ठुकराया नहीं जाए। यानी कि अतीत में, पास्ट से हमारी परंपरा में जो बहुत सारी चीजें चली आ रही हैं उनको ज्यों का त्यों रहने दिया जाए। उसमें जिन परंपराओं को, जिन रीति रिवाजों को या जिस किसी भी कंसेप्ट को बदलना अति आवश्यक हो उसी को बदला जाए, वह भी अचानक नहीं, धीरे धीरे। बाकी सब कुछ ज्यों का त्यों बना रहने दिया जाए, ये रूढ़िवादी चाहते थे। अब हम बात करते हैं कि यूरोप के लगभग सभी देशों में ये तीनों तरह के, तीनों समूह के लोग थे, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी, और ये सब सामाजिक परिवर्तन चाहते थे अपने अपने तरीके से। लेकिन एक बात कॉमन यह थी, एक बात सभी में कॉमन यह थी कि सब के सब चाहते थे कि सामाजिक परिवर्तन तो होना ही चाहिए, ये समय की मांग है। पर ऐसी क्या बातें थी कि वो सामाजिक परिवर्तन चाहते थे? कुछ तो बातें होंगी। फ्रांस के बारे में तो आपको बताया, उस पर तो पूरा एक चैप्टर ही आपको पढ़ाया कि वहां के क्या सामाजिक हालात थे, क्या राजनीतिक हालात थे, किस तरह के आर्थिक हालात थे,
क्यों वहां के लोगों को ऐसा लगा कि सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तन फ्रांस में होना ही चाहिए, और उसके लिए उन्होंने क्रांति की शुरुआत की। और वो क्रांति धीरे धीरे ही सही लेकिन सफल हुई। बेशक आंशिक सफलता उनको मिली, अस्थायी सफलता मिली। लोकतंत्र आया हटा, आया हटा, आया हटा, फिर आया। काफी लंबा समय लगा। आंख मिचौनी का, लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र के बीच में आंख मिचौनी का खेल चलता रहा, लेकिन परिवर्तन तो आया। वो आपको हमने अलग से पूरे पाठ में ये सारी चीजें समझा रखी है। तो अन्य जो यूरोपीय देश थे उनमें ऐसे क्या हालात थे कि वहां के लोग भी इन तीन तीन समूहों में बंट करके, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी समूहों में बंट करके अपने अपने सोच और समझ के हिसाब से अलग अलग तरीके से वो अपने अपने देश में सामाजिक परिवर्तन चाहते थे। तो ये बात तो स्पष्ट है कि सभी देशों के हालात बिल्कुल अलग अलग थे, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी कि जो कि सभी यूरोपीय देशों में एक समान थी। वो कौन सी बातें थी जो सभी यूरोपीय देशों में एक समान थी और जो इस बात का संकेत दे रही थी कि अब सही वक्त आ गया है जब यूरोप के समाज में परिवर्तन होना चाहिए? वो थे औद्योगिक समाज। बाकी जो समाज था उसमें तो था ही कि कई तरह के धर्म के लोग थे। सभी धर्म के मानने वाले लोगों में समानता नहीं थी। कोई ऊंच थे, कोई नीच थे, उनके बीच में ऊंच नीच, अमीर गरीब, छुआछूत का भेदभाव था। जातियां अलग अलग थी, जातियों के बीच में ऊंच नीच और छुआछूत का भेदभाव था। और किसी को विशेषाधिकार प्राप्त था, किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। एक वर्ग दूसरे वर्ग को प्रताड़ित करता था, उसके साथ दुराचार करता था। जो प्रशासन थी, जो सत्ता थी, वह भी एक पक्ष केंद्रीय थी, अपने देश के एक पक्ष के सपोर्ट में काम करती थी, बाकी लोगों के सपोर्ट में काम नहीं करती थी। वो अपने तरीके से, अपने स्वार्थ में चूर हो करके वो अपने ढंग से शासन करती थी, जो शासन सर्वमान्य या लोकमान्य नहीं थी। ये तो बातें थी ही। उसके साथ साथ एक और बात जो सभी में कॉमन थी, वो थी वहाँ की औद्योगिक समाज। यूरोप के लगभग सभी देशों में नए शहरों का बसाव हो रहा था, नए नए शहर बसाए जा रहे थे, नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा था, रेलवे का विस्तार किया जा रहा था। औद्योगिक क्रांति लगभग सभी देशों में संपन्न हो चुकी थी। चूंकि औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी, रेलवे का विस्तार हो रहा था बड़ी तेजी से, नए नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जा रहे थे, नए नए शहर बसाए जा रहे थे। ऐसे में गंदगी ज़्यादा फैल रही थी और साफ सफाई बड़ी मुश्किल हो रही थी। साफ सफाई को लेकर के दिक्कत थी। अब पहले जो लोग कोई खेती के काम करते थे, कोई अपने घर में घरेलू उद्योग चलाते थे, कुटीर उद्योग चलाते थे, हाथों से अपने अपने हाथों से हस्तशिल्प था, अपने हाथों से किसी न किसी चीज़ का उत्पादन करते थे, उसको बाजार में बेचते थे, उससे अपनी रोजी रोटी चलाते थे। लेकिन अब औद्योगिकरण संपन्न हो चुका था, कुटीर उद्योग बर्बाद हो चुके थे, घरेलू उद्योग बर्बाद हो चुके थे। जो स्वरोजगार लोगों के पास था अपनी रोजी रोटी कमाने का, वो खत्म हो गया था। खेती में लज्जत अब नहीं बची थी, वो भी खत्म हो गई थी। अब सीधा लोगों के पास रोजी रोटी कमाने का एक ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ था, वो था कारखाने, फैक्ट्रियां। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे, जवान सब रोजी रोटी की तलाश में, काम की तलाश में कारखानों की तरफ भाग रहे थे और पुराना सब कुछ छूट चुका था। जबकि उन कारखानों में काम के घंटे बहुत अधिक थे, बहुत लंबे लंबे समय तक 12-12, 14-14, 16-16, कई बार 18-18 घंटे तक काम उनसे लिया जाता था, लेकिन मजदूरी बहुत कम मिलती थे। जबकि वहां पर उनके लिए सुविधाएं पूरी नहीं थी।
ना तो क्रॉस वेंटिलेशन था ताकि ताजी हवा उनको कारखानों के अंदर मिले, ना शौचालय की व्यवस्था थी, ना शुद्ध पेयजल की व्यवस्था थी, और ना ही जो औरतें काम पर जाती थी जिनके गोद में छोटे छोटे बच्चे रहते थे, ऐसी कोई सुविधा थी कि बगल में अपने छोटे बच्चों को बैठा करके दूध पिला सके वो बीच बीच में, या उनको कुछ खिला पिला सके, ऐसी कोई सुविधा वहां पर नहीं थी। अगर काम करते करते कोई दुर्घटना हो जाती, कोई अनहोनी हो जाती, तो उसके लिए भी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता था, और मजदूर स्वयं उसके लिए जिम्मेदार होता था, उसके लिए स्वयं वो झेलता था। कहीं से किसी तरह की कोई उनके लिए मदद या सहायता या यूं कहें कि मोरल सपोर्ट भी नहीं होता था। ये हालात थे। जो मजदूरी मिलती थी वो मजदूरी कम तो मिलती ही थी इतने लंबे देर तक काम कराने के बावजूद भी, लेकिन कई बार वो मजदूरी भी समय पर नहीं मिलती थी। काम करने के बावजूद भी लोगों में भूखमरी, बीमारी और गरीबी पूरी तरह से अपनी जकड़ बनाए हुए थे। इतना कुछ होने के बावजूद भी बेरोजगारी की समस्या थी, क्योंकि आबादी तो बढ़ रही थी, और जिस अनुपात में आबादी बढ़ रही थी उस अनुपात में कारखाने तो नहीं लग रहे थे, और कारखाने उस अनुपात में रोजगार नहीं दे रहे थे। कारखाना के जो मालिक थे वहां पर ज्यादातर जो कारखाने थे लगभग सभी के सभी जो उद्योग थे वो व्यक्तिगत स्वामित्व वाले थे, यानी कि निजी सेक्टर में थे, प्राइवेट सेक्टर में थे, और उन कारखानों के फैक्ट्रियों के मालिक यही चाहते थे कम से कम मजदूर रख करके अधिक से अधिक काम लिया जाए और अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जाए। तो जाहिर सी बात है कि बेरोजगारी तो आएगी, और जब इन उद्योगों के उत्पाद बाजार में बिक नहीं पाते थे तब तो बेरोजगारी और अधिक चरम सीमा पर बढ़ जाती थी, क्योंकि रोजगार में जो मजदूर थे उनको भी रोजगार से निकाल करके सड़क पर, फुटपाथ पर ला दिया जाता था और बेरोजगारी में इजाफा हो जाता था। यानी कि अब जो समाज था इस औद्योगिकरण की वजह से वहां का जो समाज था वो दो वर्गों में बंट चुका था। एक वर्ग था पूंजीपति वर्ग और दूसरा वर्ग था श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग जो था वो अमीर वर्ग था, हर तरह से अपना वर्चस्व जमा कर रखने वाला वर्ग था, दबदबा बना कर रखने वाला वर्ग था, और सारा का सारा मुनाफा उसके पास था, सारे संसाधन उसके पास थे, सारे तरह के सुख सुविधाएं उसके पास थे। दूसरा जो वर्ग था वो मजदूर वर्ग था, श्रमिक वर्ग था, वो सर्वहारा वर्ग था। सर्वहारा यानी कि वो वर्ग जो अपना सब कुछ हार चुका है, सर्वहारा, सब कुछ हारा हुआ। तो जो मजदूर वर्ग था, श्रमिक वर्ग था, वो सर्वहारा वर्ग था, वो अपना सब कुछ हारा हुआ वर्ग था, दबा कुचला वर्ग था। और उनकी जो भी स्थिति थी उसके लिए जिम्मेदार ये पहला वाला जो वर्ग था, पूंजीपति वर्ग, उद्योगपति वर्ग, वो था। इनकी श्रमिक वर्ग की, सर्वहारा वर्ग की दयनीयता के लिए जिम्मेदार ये वर्ग था, और जो पूंजीपति वर्ग था, उद्योगपति वर्ग था, इनके उत्थान के पीछे अगर किसी का हाथ था तो इसी सर्वहारा वर्ग का था। सर्वहारा वर्ग ने ही अपने खून पसीने की कमाई से, अपने मेहनत की कमाई से इनको चमका चमका के ऊपर उठाया था, इनको सर्वसंपन्न बनाया था। लेकिन उन्हीं की वजह से सर्वसंपन्न होने के बावजूद भी इस वर्ग ने इस वर्ग को और अधिक दबाया और अधिक दबाया और अधिक दबाया। यानी कि ये जो सर्वहारा वर्ग था वो शोषित वर्ग था, जिसका शोषण किया गया था, और जो पूंजीपति वर्ग था वो शोषक वर्ग था। उसने ही इनका शोषण किया था और कर रहा था। तो ये जो नई सामाजिक ढांचा इस औद्योगिकरण की वजह से तैयार हो गई थी वो कतई ठीक नहीं थी। इसलिए भी, और पहले जो बातें बताई उसलिए भी, इन सब को ध्यान में रखते हुए अब यूरोप में सामाजिक परिवर्तन अति आवश्यक हो गया था। और यही कारण था कि अब उस सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए वहां पर जो लोग आए थे वो 3 समूहों में बंटे हुए थे। उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी, ये तीनों ही समूहों के लोग सामाजिक परिवर्तन तो चाहते थे, लेकिन तीनों के लिए सामाजिक परिवर्तन अलग अलग रूप से थी। वो हमने अभी आपको समझाया। तो आज की क्लास हम यहीं टर्मिनेट करते हैं। जब हम
अगली क्लास में मिलेंगे तो इसके आगे की बात हम आपको समझाएंगे।